हाँ, तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पोटेंशियल यानी विभव के विषय में जानकारी प्राप्त किया और हम आज आपको पोटेंशियल डिफरेंस की ओर लेके चलते हैं। यानी विभवांतर क्या है, विभव के बाद विभवांतर क्या है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि स्पष्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक प्रकार का अंतर है। और किसका अंतर है? दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित सभी बिंदुओं का विभवांतर, जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर तो मान लो यहां पर एक कोई बिंदु ए है और यहां पर कोई एक बिंदु बी है। तो कुछ बिंदुओं को छोड़ करके बाकी सभी बिंदुओं के विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, विभव भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम अनंत से किसी आवेश को बिंदु ए तक लाएंगे तो बिंदु ए का विभव कहलाएगा। अगर अनंत से फिर किसी आवेश को बिंदु बी तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु बी का विभव कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के विभव अलग अलग होंगे। वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के विभव अलग अलग होंगे। तो बिंदु ए और बी के बीच जो विभव में अंतर होगा उसी को विभवांतर कहते हैं, उसी को विभवांतर कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में एक समविभव पृष्ठ भी होता है जहां पर सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं। उनको छोड़ करके बाकी जितने भी बिंदु होते हैं सभी बिंदुओं के विभव अलग अलग होते हैं। तो इन दो बिंदुओं के विभवों में जो अंतर होगा उसी को विभवांतर कहते हैं। विभव क्या होता है आपने पहले पढ़ा है उसको, इसलिए विभवांतर को आप समझने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए कि विभवांतर क्या चीज है। यानी दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है, ठीक। तो अगर हम ये कह दें कि यहां पर किसी इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को, किस धन आवेश को? इकाई धन आवेश को, धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। बिंदु ए और बिंदु बी दोनों वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। इकाई धन आवेश को यदि हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए से बी तक लाते हैं तो ऐसा करने पर हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसी को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी इकाई धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए से बी तक लाने में, ए से बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ओके, तो अगर विभवांतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? विभवांतर अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे कि कार्य जितना करना पड़ेगा और बटा जिस आवेश को हम ला रहे हैं। मान लीजिए हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो कार्य यदि W हो
और परीक्षण आवेश क्या हो, क्यू नॉट हो। तो विभवांतर V इक्वल टू W अपान क्यू, जहां W क्या होगा, बिंदु आवेश को यानी इकाई आवेश बने आवेश को, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम क्या करेंगे, यहां से ए से बी तक लाएंगे, ए से बी तक लाएंगे। और ए से बी तक लाने में क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ेगा तो हम उसी को क्या कहेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे, लेकिन यह इकाई आवेश के लिए है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में, ए से बी तक लाने में W कार्य करना पड़े, W कार्य करना पड़े तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य, और ये कितना होगा, W अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा, W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट, है ना। और इसी को हम क्या कहेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। यदि हम इस विभवांतर को V से प्रकट करें तो V बराबर होगा W अपान क्यू नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये विभवांतर V बराबर W अपान क्यू नॉट के बराबर होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब आप विभवांतर क्या चीज है इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है ना, कि इकाई आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है ना। यानी इकाई आवेश को कहां से, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही, बाहर नहीं, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है ना। और इसकी आवश्यकता क्या है, विभवांतर की आवश्यकता क्या है, कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है ना। एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब दोनों बिंदुओं के विभव अलग अलग हो, यानी दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है वो शून्य ना हो। अगर यहां पर शून्य होंगे, यानी विभव का अंतर शून्य हो गया, इसका मतलब है कि बिंदु ए का विभव और बिंदु बी का विभव क्या है, समान है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, विभवांतर की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विभवांतर की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने विद्युत धारा वाले टॉपिक में आपको बताने का प्रयास किया था। तो अब यहां पर समझ गए होंगे कि विभवांतर क्या चीज है ना, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। विभवांतर की आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ती है कि हमें क्या करना है, विद्युत धारा को प्रवाहित करना है, आवेश को प्रवाहित करना है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करना है, तो विभवांतर जरूरी है ना। तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि आप लोग विभवांतर क्या है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोग विभवांतर क्या होता है एक बार फिर से रिवाइज कर लें। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र है
और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ए से बी तक, यानी हमने माना था कि क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक, यानी ए से बी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। और इसको आपने, मान लीजिए यह कार्य W है, तो आपने पढ़ा था कि V बराबर W अपान क्यू के, क्यू नॉट, यानी कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य W और क्यू नॉट का अनुपात, यही क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है ना। तो अब इसका मात्रक क्या होता है, यानी इसका एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बोल्ट। क्या होता है, बोल्ट। और विभव का भी एसआई मात्रक बोल्ट ही होता है, यानी विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोध क्या चीज है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए बच्चों, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं और हवा सामने से आ रही है, तो हवा क्या करती है कि आपकी साइकिल की गति का विरोध करती है, यानी आपकी साइकिल की स्पीड हवा के कारण कम हो जाती है। यदि हवा आपके विपरीत दिशा से आ रही है और आप साइकिल चला रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके साइकिल की स्पीड पहले की जितना आप प्रयास करते हैं उससे घट जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो चालक के अंदर जो एक गुण है वह यह है कि वह धारा प्रवाह का विरोध करने लगता है, जिससे चालक में धारा घट जाती है। यानी किसी चालक का प्रतिरोध जितना ही अधिक होगा, उस चालक में बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा उतना ही कम होगी। तो यही प्रतिरोध होता है, जिसे यानी हमें कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब इस प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम, ओम, जिसका प्रतीक इस प्रकार से बनाया जाता है, ओम। तो प्यारे बच्चों, आप प्रतिरोध क्या होता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग ओम का नियम, ओम का नियम, जो कि एक महत्वपूर्ण नियम है, हम इस नियम पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। ये नियम होता क्या है। अब मान लीजिए ये कोई चालक है और इसके सिरों पर हम यहां पर बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित करने जा रहे हैं। यहां पर एक बैटरी लगा करके
बैटरी के द्वारा विभवांतर स्थापित कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो ठीक उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा ये होगी और वैद्युत धारा की दिशा ये होगी। ये वैद्युत धारा की दिशा है, यानी ठीक इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा की दिशा, और ये है इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। यानी इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं और जो उसमें वैद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की। जो ये धन आवेश यहां पर दिख रहा है ये उच्च विभव है। क्या है? उच्च विभव। उच्च विभव, ये सिरा उच्च विभव पर है और ये वाला सिरा क्या है? निम्न विभव पर है। निम्न विभव, विभव यानी जिस सिरे का विभव कम होता है उसे हम निम्न विभव कहते हैं और जिस सिरे का विभव अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? उच्च विभव कहते हैं। यानी ये सिरा उच्च विभव पर है और ये सिरा निम्न विभव पर है, तो वैद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी? वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान दें कि ये जो वैद्युत धारा है इसका संकेत आई होता है और जो ये चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होता है, ये विभवांतर जो चालक के सिरों के बीच स्थापित होता है उसको हम V से प्रदर्शित कर रहे हैं। V से चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर स्थापित हो रहा है उसे हम V मान रहे हैं, ये V है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था में मुख्यतया ताप आता है, यानी अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करें तो ओम के नियम का पूर्णतया पालन होने के लिए उस चालक का ताप नहीं बदलना चाहिए, ताप स्थिर रहना चाहिए। अगर कोई भी चालक का ताप बदल रहा है तो इसका मतलब है कि उस चालक में ओम के नियम का पालन नहीं होगा, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे यानी न बदले तो चालक के सिरों पर स्थापित किया गया विभवांतर, ये जो विभवांतर यहां पर हम स्थापित कर रहे हैं बैटरी की सहायता से, है ना, बैटरी की सहायता से जो विभवांतर स्थापित किया, ठीक है ना, यह विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था ताप आदि न बदले तो चालक के दोनों सिरों पर स्थापित विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का क्या मतलब होता है? इसका मतलब जानने के लिए जैसे मान लो हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, ए और बी, यदि हम बी को बढ़ाएं तो ए भी बढ़ जाए
और बी को घटाएं, बी को घटाएं तो ए भी घट जाए, यानी बी को बढ़ा रहे हैं तो ए भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बी को घटा रहे हैं तो ए भी घट रहा है। जैसे हम बी को दुगुना कर दें तो ए भी दुगुना हो जाए, और बी को आधा कर दें तो ए भी आधा हो जाए। इसी को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। ऐसे इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि अगर हम बी को दुगुना कर दें तो ये भी दुगुना हो जाएगा, और बी को आधा कर दें तो ये भी आधा हो जाएगा, बी को 1/3 कर दें तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहां पर ओम के नियम में क्या होता है कि यदि हम धारा को दुगुना कर दें तो विभवांतर भी दुगुना हो जाता है, धारा को 3 गुना कर दें तो विभवांतर भी 3 गुना हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम उल्टा भी कह सकते हैं, इसका विलोम भी कर सकते हैं कि यदि विभवांतर को दुगुना कर दें तो धारा भी दुगुनी हो जाएगी, और विभवांतर को आधा कर दे तो धारा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है ना। यही मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, इस प्रोपोर्शनल चिन्ह, चूंकि ये बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि v बराबर i, इसका मतलब होता है कि v i के समानुपाती है। तो इस प्रोपोर्शनल चिन्ह का हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्थिरांक या नियतांक की जरूरत पड़ती है, और यहां पर जो हम प्रयोग करते हैं स्थिरांक वो r है, यहां पर यह है आर आई, यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर आई आर, जहां आर को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसको आपने अभी पढ़ा, प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो v बराबर आई आर, यानी जो विभवांतर होता है ना, वह चालक में बहने वाली धारा और चालक के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हम विभवांतर को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। विभवांतर क्या है, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर यानी धारा अगुणित प्रतिरोध, धारा गुणित प्रतिरोध, है ना। तो अगर किसी चालक में विभवांतर ज्ञात करना हो तो हमको यह ध्यान देना पड़ेगा कि उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसको नोट कर लेना है, और उस चालक का प्रतिरोध कितना है ना। और धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो क्या आता है, चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर के बराबर होता है। यही ओम का नियम होता है। तो प्यारे बच्चों अब आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ओम के नियम को अच्छी तरह से समझा, और इसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों आप विभवांतर और धारा की माप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मान लीजिए कोई चालक है और जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है ना, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो इस धारा को मापने के लिए हम कैसे पता करेंगे कितने एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, एक एमीटर जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये एमीटर क्या करेगा कि इसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ये आपको बताएगी, ठीक है ना। तो हम यहां से धारा आई का मान नोट कर लेंगे, आई का मान नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और यहां पर ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि विभवांतर निकालेंगे कैसे, V बराबर आई आर से, है ना। तो धारा का मान यहां से पढ़ लिया और प्रतिरोध का मान यहां पर आपको दिया रहेगा। यदि मान लो आई बराबर कितना हो, 2 एम्पियर की धारा हो और आर दिया हो 10 ओम, 10 ओम, ठीक है ना, कितने ओम, 10 ओम। तो हम विभवांतर निकालेंगे V बराबर आई का मान 2 और आर का मान कितना है, 10 है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट क्या हो जाएगा। यही
यहां से और यहां के बीच क्या हो जाएगा, ए मान लो बिंदु है और ये बिंदु बी है, ए और बी के बीच का क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो विभवांतर निकालने के लिए ये प्रतिरोध का मान दिया गया है 10 ओम है और इसमें धारा आई का मान कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर निकालेंगे कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर है, इसमें धारा और प्रतिरोध दोनों का गुणा कर देंगे कि हमको क्या निकल जाएगा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब विभवांतर की माप करनी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि धारा की माप करनी है, तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ना है, उस चालक के या उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ देना है ना। अगर मान लो विभवांतर की माप करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक ऐसा ही एक प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है ना, और इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ऐसे समांतर क्रम में, है ना। ये प्रतिरोध क्या है, आर है। ठीक है ना। तो ये जो वोल्टमीटर है क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कि चालक के सिरे यानी इस प्रतिरोध के सिरे ए और बी के बीच कितना विभवांतर है ना, कितना विभवांतर है। तो इस विभवांतर की माप यहां पर हमको दिखाएगा। ठीक है ना। विभवांतर की माप यहां से ले लेंगे, ठीक है ना, यहां से पढ़ लेंगे, जितना ये रीडिंग बताएगा, जितना वोल्ट ये शो करेगा, वही क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा, है ना। तो विभवांतर और धारा, धारा यहां से हम पढ़ सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ करके मीटर को। ठीक है ना। अब अगर दोनों को एक साथ हम प्रदर्शित करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमने यहां पर एक प्रतिरोध लिया ऐसे, और यहां पर क्या किया, इसके श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ दिया, ठीक है ना, और यहां पर क्या किया कि समांतर क्रम में हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब ये क्या बताएगा, ये वोल्ट मीटर, ये प्रतिरोध आर, ठीक है ना, यहां पर बहने वाली धारा आई जो कि ये नापेगा, और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा यहां और यहां, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है ना। ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभवांतर है, यह बताएगा, ये बताएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखना कि विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और धारा मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना।